वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। इसमें सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमारा है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे t समय में q आवेश इस क्षेत्रफल से प्रवाहित होता है, तो इस क्षेत्रफल से जो हमारा धारा होगा, जिसको I से व्यक्त करते हैं, होता है आवेश बटा समय। यही चीज वहां पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट, यही हमारा ये जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश प्रवाह की दर, अर्थात अगर बोला जाए प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होती है, हमारा विद्युत धारा होती है। इसको क्या करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और वही दिया गया, अगर हमारे पास t समय में q अगर आवेश जो है इस क्षेत्रफल यानी इस अनुप्रस्थ काट से अगर q आवेश जो है प्रवाहित होता है, तो जो हमारा धारा होगा वो होगा q बटा समय यानी q/t। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एक उदाहरण भी दिया गया है। यहाँ पे दिया है कि एक बिंदु P से Q की ओर 10 की पावर यानी 10 की घात का दिया है 9 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। कितना समय में, टाइम लग रहा है 10 की पावर -3 सेकेंड। तो हमें पूछ रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में प्रवाहित होगी। देखिए क्या करें, तो कितनी विद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर प्रवाहित हो रहे हैं, तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो उसकी विपरीत होगी। ये I हमारा I क्या होता है, I हमारा होता है Q/T होता है। अब Q क्या है हमारा, Q इक्वल टू होता है N इंटू E। N क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो यानी N की वैल्यू दिया है 10 की घात क्या 9, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 10 की पावर -10 कूलम। इतना आवेश हो गया, समय दिया गया है, तो हमारा जो धारा आ जाएगा 1.6 10 की पावर -10 कूलम अपान समय क्या दिया गया है, समय हमारा है 10 की पावर -3। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 10 की पावर -7 क्या एम्पियर, या बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड। इतना जो है हमारा धारा उस पर्पज से प्रवाह होगी। आगे बढ़े, बात करते हैं धारा की दिशा की। देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है धारा की दिशा के बारे में बात हो रही है। यहाँ देखिएगा हमारे पास इधर कितनी आ रही है 2 एम्पियर, यहाँ क्या 3 एम्पियर, यहाँ क्या 7 एम्पियर। अगर 7 एम्पियर यहाँ से जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं से और भी आ रहा होगा कुछ। तो कितना आ रहा होगा, मान लेते हैं इस साइड से अगर यहाँ 2 आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, पर जा कितना रहा है 7। इसका मतलब कुछ और आ रहा होगा x। जितना धारा किसी बिंदु पे आएगी, इसको बोलते हैं जो जंक्शन बोलते हैं, उतना ही जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी 2 एम्पियर और आ रहा होगा कहीं से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अस्थायी एवं परिवर्तित विद्युत धाराएं। अस्थायी एवं परिवर्ती, इसका मतलब है कि अगर मानते हैं हमारे पास एक अनुप्रस्थ काट है, यहाँ पे पर सेकंड जो है Q आवेश पर सेकंड प्रवाह हो रहा है, तो धारा यहाँ पे क्या होगी, हमेशा क्या होगा Q/T होगा। बट मान लेते हैं कि अब एक हमारे पास परिपथ है, पहले यहाँ पे पर 1 सेकंड में Q1 गया, अगले सेकंड में क्या गया Q2 गया, अगले सेकंड में क्या गया Q3 गया। तो अलग अलग सेकंड में क्या होगा, धारा हमारी अलग अलग होगी। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, परिवर्ती धारा। चलिए अगर मैं बात करूं हमारे पास बहुत छोटे से टाइम में, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक करंट। हमारे पास एक क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट, यहाँ पे बहुत छोटा सा आवेश बहुत छोटे से टाइम में प्रवाह किया, तो यहाँ पे जो हमारा I तात्क्षणिक जो करंट होगी वो की क्या dQ/dt। ये हमारा तात्क्षणिक करंट है। अब इसको यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको भी देख लेते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है तो क्या होगा, हमारा अस्थायी धारा होगी, जिसके बारे में हमने यहाँ बताया
अगर इसके विपरीत यदि चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो क्या बोलेंगे, परिवर्तित धारा। चलिए दोनों चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं धारा घनत्व तो क्या होता है। अब धारा घनत्व तो यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है और हम भी आपको अलग तरीके से बताएंगे। जैसे कि हमारे पास एक अनुप्रस्थ काट ऐसे है, यहाँ पे देखिए इस तरह का अनुप्रस्थ काट है, और यहाँ पे अगर अनुप्रस्थ काट की बात करें तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, इसके क्षेत्रफल के तल के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा हमारा। अब देखिए, अब इसमें मान लेते हैं धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इनके बीच क्या एंगल, थीटा का कोण है। तो जो हमारा जे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व होगा, अब इसको इस तरीके देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे आई होता है वो होता है जे डॉट ए, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे आई जो आएगा करंट हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं ना जो हमारा धारा घनत्व होगा क्या होगा, आई अपान ए कॉस थीटा। अब देखिए ए कॉस थीटा है क्या, ए हमारा ए है, इसके दो जो होंगे, एक तो हमारा इधर और एक हमारा इधर, इसका कंपोनेंट होगा। ए वाला हमारा जो इस धारा के लंबवत है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा हो गया कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, धारा घनत्व। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा धारा घनत्व है एक क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। और जो इसका मात्रक होगा, एसआई मात्रक, ये क्या होगा, इसका एम्पियर हो गया, और हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, करें कि आज किसी तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दिया है, ए दिया है कितना, 4 × 10⁸ मीटर स्क्वायर ये दिया है। यदि उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा धारा घनत्व, तो क्या होगा, आई इक्वल टू होगा जे इक्वल टू होगा आई बाई ए। कितना, 5 एम्पियर जो है धारा प्रवाह हो रहा है, और हमारा क्षेत्रफल कितना है, 10⁸। तो हमारे पास आ गया। आगे बढ़ें, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला हमारा है विद्युत चालन। अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे किसी वायर में या किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है आगे जा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं जो लिखा हुआ है उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है, तथा यह गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं। यानी जो हमारे आवेशित कण हैं जो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशित कण। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है जरूरी डिफिनीशंस हैं जिनको हम समझेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ फार्मूला भी आएगा। पहला हमारा है इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग व श्रांतिकाल। अब देखिए होगा क्या कि मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है, अब इसमें क्या हो रहा है, धारा की प्रवाह हो रही है आई। तो जो इनके इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अगर स्वतंत्र अवस्था में बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया और किसी से टकराया, किसी एटम से टकराया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हर बार जब किसी एटम से टकराता है तो अलग अलग दूरी चलता है। मान लेते हैं अभी λ1 चला है, फिर λ2, फिर λ3, फिर λ4, से बहुत सारे डिस्टेंस चलेगा। तो एक बार हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको बाद हम आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टकरों के बीच की उनका मध्य मुक्त पथ क्या बोलते हैं, मुक्त, उनके मध्य जो है मुक्त पथ कहते हैं, और इसे लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10⁻⁹ मीटर की कोटि में होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन दो एटम से टकराता है तो उनके बीच की जो दूरी होती है ना, वो इस रेंज में होती है, कितने, 10⁻⁹ मीटर की कोटि में होता है। दो क्रमागत टकरों के बीच का समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं, और इसे क्या करते हैं, लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁴ सेकेंड होता है। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ से यहाँ जब टकराता है तो जिसमें जो टाइम लगता है ना लिम्डा, उसका जो टाइम होता है वो इस रेंज में यानी इस कोटि में होता है, 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि में होता है। आगे बढ़े,
जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है, इस बात को समझते हैं। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये है ना कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे, यानी बैटरी लगा देंगे, यहाँ एक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किधर से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच, यानी हमारे पास उच्च विभव से निम्न विभव के बीच क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जो ये वैद्युत क्षेत्र होगा, इनके बीच के विभव और इनके बीच की दूरी के बराबर होगा। अब हमें देखिए यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब हम इनको मानते हैं कि फिक्स वेलोसिटी से, फिक्स यानी एक स्थिर वेग से घूम रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है, किनमें, धारा और अनुगमन वेग में। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, धारा किधर बह रही होगी, इधर बह रही होगी, आई। अब हम ये मान रहे हैं कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, यहां से यहां मान लेते हैं ए, यहां से यहां जो है टी टाइम में आए। कितने टाइम में, टी टाइम में आए इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं यहां से टी टाइम में कितना आवेश जाएगा, यहां से यहां जब जाएंगे तो इसके बीच जितना आवेश होगा वो टी टाइम में यहां से निकला है। अगर इस क्षेत्रफल की बात करूं तो टी टाइम में कितना आवेश निकलेगा, जितना इनके बीच आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या यहां से यहां आया टी टाइम में, मतलब इस क्षेत्रफल से कितना आवेश गया, इतना यहां से यहां के बीच आवेश है। एक यन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका मतलब ये है यहां पे एकांक वॉल्यूम में, एकांक आयतन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या है, n है। तो यहां से यहां आएंगे तो कितना, अगर मैं इसका क्षेत्रफल a लेता हूं तो कुल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n तो हमारे एकांक घनत्व में है, एकांक आयतन में है। तो अगर मैं बात करूं इतना कितना आयतन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a इंटू, अगर t टाइम की बात करूं तो इतना कितना डिस्टेंस चलेगा ये, अगर मैं बात करूं सभी इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड जा रहे हैं, v से जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस d, क्योंकि टी टाइम यहाँ से यहाँ है ना, तो v इंटू टी। ये तो हमारे पास क्या हो गया, इतना हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर मैं बात करूं आवेश कितना होगा, तो आवेश हो जाएगा NaVT इंटू ई, इतना तो हमारे पास आवेश हो गया। अगर मैं बात करूं धारा कितना होगा, धारा होगा हमारा Q/T, यानी हो गया क्या, NeAV। तो यहाँ पर देखिए जो संबंध आ गया धारा और किसमें, अनुगमन वेग में, वो क्या आ गया, NeAV। अब देखिए ये हमारे पास अनुगमन वेग है, हमारे पास धारा है, ये हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है एकांक वॉल्यूम में, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारे पास जो धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध आया है AVD। अब देखिए VD क्यों बोलते हैं, अनुगमन वेग को VD इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में, तो यहाँ पे उसको ले लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ I और A को नीचे ला दूं तो क्या हो गया, NeVD। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धारा, ये हमारा क्या हो गया, धारा घनत्व हो गई ना, क्या हो गई, NeVD। अब इनके बीच भी संबंध आ गया। आगे बढ़े, अब देखिए जो हमने संबंध आपको बताए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे वही सारी चीज दिया गया है, और हम इसको समझेंगे एक बार और अच्छे से, बट इसके पहले आइए देख लेते हैं शुरुआत से क्या क्या दिया गया है। अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। अब देखिए जो हमारे अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र, अभी हमने देखा था कि हमने क्या लगाया था, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और इनके बीच जो संबंध है वो हम निकाल सकते हैं, या हम ऐसे करें कि इनको डायरेक्ट याद ही रखें, इनके बीच जो संबंध है। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके लिए हम लगा सकते हैं गति के समीकरण का जो पहला हमारा समीकरण है उसको लगा सकते हैं। कैसे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हम उनको मानते हैं कि उन पे जो आइसोलेशन लग रहा है, क्योंकि हमारा वैद्युत क्षेत्र इधर लगाया गया है, तो इधर जो इनका जो त्वरण होगा ए होगा E/m के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर इनके कुछ टाइम बाद इनकी जो है इनका वेग क्या होगा, तो क्या होगा U + AT। अब इससे हम लोग इनका वेग निकाल सकते हैं।
अब हमने देखा कि उस पे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जो बल लगेगा इनके बीच वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा इलेक्ट्रॉन पे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। आगे बढ़े तो हमने ये बल के बारे में बात किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, त्वरण आ गया। और यहाँ पे अब देखिए अगर मैं बात करूं जो हमारा वेग होगा vd, ये क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जब हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगाया था तो जो कुल हमारा वेग होगा, यानी अगर मैं बात करूं एवरेज वेग क्या होगा हमारा 0 आएगा, तो हमारा सिर्फ क्या होगा et आएगा, e इंटू टाउ। टाउ हमारा क्या है, शांति काल हमने जो बताया था अभी, e/m इंटू टी टाउ। ये हमारा क्या हो गया, डिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब देखिए डिफ्ट वेलोसिटी हमारी जो है, यानी हम अगर बात करूं अनुगमन वेग जिसको बोलते हैं, उसके और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है, समानुपाती का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, गतिशीलता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। बहुत ही जरूरी चीज है, इसको समझते हैं। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के परिणाम तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात पर निर्भर करता है। देखिए किसी भी आवेश वाहक जो भी हमारा किसी भी चालक में गति कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं उनकी क्या होगी, उनकी गतिशीलता कैसे होगी, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको vd यानी हमारा अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगाई गई है इनके अनुपात पर निर्भर करती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने अभी देखा था जो हमारा अनुगमन वेग आया था वो आया था e/m इंटू टाउ। अब देखिए और अब नीचे e भी है तो e से e कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, हमारी जो गतिशीलता आई है e/m इंटू टाउ। यानी ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि जो हमारा आवेश किसी चालक में गति कर रहा है उसका आवेश और उसका मास, इसको बोलते हैं आवेश और मास का जो अनुपात है उस बात पर भी निर्भर करता है। जिसका जितना ज्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा, इसको बोलते हैं म्यू, यानी इसको बोलते हैं गतिशीलता उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट की क्या होगी हमारी, देखिए अगर मैं इसका बात करूं इसका एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए यहां देख सकते हैं वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, और जो वैद्युत हमारा क्षेत्र होता है वो क्या होता है न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मीटर कूलम अपान न्यूटन सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी बीमा भी लिखी गई है, जब हमारे पास अगर इनका एसआई मात्रक आ गया है तो बीमा लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। गतिशीलता पर ताप पर निर्भर, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव समझिए। अब देखिए ताप का प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर ताप बढ़ाएंगे तो जो हमारे पास किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका भी ताप क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी यानी उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच जो है जो टक्कर है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा, यानी टक्कर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। उसी बात को लिखा गया है यहाँ पे। देखिए कि अतः स्पष्ट है कि गतिशीलता जो है श्रांति काल जो हमारे पास टाउ पर निर्भर करती है, इसलिए यदि किसी धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसके उसमें चाल बढ़ जाती है, Vrms हम लोग होते हैं इसको पढ़ते हैं Vrms, ये हमारा जो है ताप पर निर्भर करता है। इसलिए जो हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उनकी क्या होगी Vrms, यानी उनकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन के धनायनों के प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे श्रांति काल घट जाता है, फलस्वरूप गतिशीलता घट जाती है। अब देखिए अब भी हमने देखा था गतिशीलता हमारा क्या होता है e/m इंटू टाउ। अब देखिएगा जल्दी जल्दी टक्कर होगा तो ये क्या होगा, हमारा श्रांति काल घट जाएगा, तो हमारा गतिशीलता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ओम का नियम। इसको समझते हैं, ओम ने क्या बोला। इस नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, ये सब जो है अगर स्थिर रखा जाए तो उस प्रतिरोध, यानी अगर मैं बात करूं इसको इस तरीके से कि नियत रखे तो चालक में उत्पन्न धारा, मान लीजिए जो चालक में उत्पन्न धारा है आई, वो इन सिरों के बीच का जो विभव है उसके समानुपाती होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं V क्या है, समानुपाती है धारा के, तो यहाँ से लिख सकते हैं V = IR। जो हमारा R आया है वो चालक का क्या आया है, ये हमारा चालक का प्रतिरोध है। यही ओम ने बताया, चालक का प्रतिरोध। तो बहुत सिंपल सी बात है,
ओम ने ये बोला कि अगर हमारी भौतिक स्थिति जैसे कि ताप दाब ये सब क्या रहें, स्थिर रहें जो है, तो किसी भी चालक के जो अंतिम बिंदु है, सॉरी अगर मैं बात करूं किसी चालक के जो सिरे हैं, अंतिम बिंदु नहीं सिरे जो हैं, उनके बीच का जो विभव है और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक आर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। आगे बढ़े, अब ओम के नियम का निगमन कैसे आया है, इनका अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो कैसे आया है ओम के नियम का, तो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है। अब भी हमने देख चुके हैं पहले कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यानी अगर मैं बात करूं अनुगमन वेग, तो हमारा BD इक्वल टू होता है E बाई एम इंटू टाउ और हमारा E इक्वल टू होता है B बाई एम। अब इसी को हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, यानी इसको सरलीकरण इसका करके हमने क्या किया है, ये संबंध लाया है V इक्वल टू IR। पर यहाँ समझने वाली बात है कि जो हमारा R आता है होता है रो L बाई A। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पास हमेशा यूज होगा। जो हमारा R आएगा, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर यानी कोई चालक है, उसका धारा हमारा इसमें ऐसे बह रही है I, इसका क्षेत्रफल A है और इसकी लंबाई L है और इसका ये जो हमारा चालक है उसका गुण एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो रो जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका जो प्रतिरोध आता है वो आता है रो L बाई A। और ये संबंध हमारा इस तरीके से प्रूव हुआ है। आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे पास कई तरीके की युक्तियां होती हैं और उन युक्तियों का जो हम लोग VI ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, हमने ओम लॉ जो देखा है, ओम का नियम, वो है V इक्वल टू IR है। अगर मैं इसको Y बोल दूं तो हमारा ये क्या होगा, AX होगा और M होगा, यानी Y इक्वल टू MX। तो यानी हमारा एक सीधी रेखा है। बट हमारे पास जो बाकी और भी पदार्थ हैं सब जो है ओम के नियम का पालन नहीं करते। अगर ओम का नियम का पालन करते तो V और I के बीच जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होती। बट यहाँ देखिए, जो टार्च का बल्ब है उसमें I बढ़ने पे B में जो संबंध है वो क्या है, सीधी रेखा का नहीं है। अगर मैं डायोड की बात करूं, डायोड का मतलब हो गया कि जो हमारे पास कंप्यूटर और बाकी मोबाइल वगैरह हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं हमारे पास 3 टाइप के जो है पदार्थ होते हैं, एक चालक हो गया, एक कुचालक हो गया, एक हमारा अर्धचालक। तो हमारा जो अर्धचालक में से कुछ इस तरीके के ग्राफ बनते हैं I और V के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ओमी और अनओमी प्रतिरोध। देखिए हर एक प्रतिरोध ओमी नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें टाइम के साथ उसका प्रतिरोध भी बदलता है। तो जो टाइम के साथ जिनका प्रतिरोध क्या होता है, स्थिर होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं ओमी प्रतिरोध। और जिनका टाइम के साथ यानी समय के साथ प्रतिरोध बदलता रहता है उनको बोलते हैं अओमी प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वही चीज लिखा गया जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास दिया है धारा और विभव संबंध। यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ओम का नियम का पालन हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे V और I में अलग तरीके का संबंध है, यानी सरल रेखा का संबंध नहीं है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अनओमी, यानी मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक ओम का नियम का पालन नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध जिसको बोलते हैं डायनेमिक प्रतिरोध। ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इस तरीके समझेंगे जैसे कि हमारे पास अभी हमने देखा ये अगर हमारे पास V है और हमारे पास I है, तो देखिए अगर हमारे पास कुछ इस तरीके ग्राफ है, इस तरीके का हमारे पास ग्राफ है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ का जो प्रतिरोध होगा, अगर मैं बात करूं बहुत छोटी जगह पे, देखिए क्या होता है R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I होगा। तो यानी यहाँ का जो स्लोप होगा। पर देखिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है। जो हमारा डायनेमिक यानी जो मैं बात करूं गत्यात्मक प्रतिरोध जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं R से या RD से लिखते हैं। हमारा क्या होता है, इन छोटे से में विभव का जो डेल्टा V, यानी जो यहाँ से यहाँ में जाने पे जो विभव है क्या हुआ, बदलाव हुआ, और यहाँ से यहाँ का जो टाइम है, तो यहाँ से यहाँ का जो करंट है यानी धारा डेल्टा I, ये हमारा क्या होगा, गत्यात्मक प्रतिरोध। बहुत आसान चीज। आगे बढ़े, अगला हमारा है विद्युत प्रतिरोध क्या है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में अभी हमने सारा कुछ देखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि जो हमारा V होता है वो IR के बराबर होता है, ओम्स का यही लॉ है। तो हमारा जो प्रतिरोध हो गया हमारा V बाई I हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे इसके SI मात्रक और बीमा के बारे में बात किया गया है, वो हम देख लेते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए
ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। ये तो हमारा क्या आ गया, इसका एसआई मात्रक आ गया। अगर मैं बात करूं बीमा के तो क्या लिखेंगे, आर को ऐसे लिखेंगे, आर का मतलब क्या हो गया, विभव का बीमा और धारा की बीमा। तो विभव की बीमा क्या होती है, हमने देखा था V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है ना। तो देखिए क्या होगा, mL² T की पावर -2, Q का क्या होता है, AT होता है। अब I का क्या होगा, I का A होगा। तो यहां से आ जाएगा हमारा R का जो बीमा आ जाएगी वो आ जाएगी mL² T की पावर -3 A की पावर -2। हमारा क्या आ गया, प्रतिरोध की बीमा आ गई जो यहाँ पे भी दिया गया है, mL² T की पावर -3 A की पावर -2। अब इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारा प्रतिरोध होता है ना R को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ρL/A भी लिख सकते हैं। अब देखिए रो क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। यहाँ देखिए ये हमारे पास L हो गया, ये हमारे पास इनका क्षेत्रफल हो गया, इसमें धारा I बह रही है। रो को हम लोग लिखते हैं m/NE²τ। अब ये क्या है समझिए, यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। जो हमारा n है वो क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व, और हमारे पास E क्या है, जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टाउ हमारा क्या है, क्रांतिकाल है, या हमारा क्या है वो जो आवेश उसमें मूव कर रहा है, यानी आवेश जो घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज लिखा है। n हमारा क्या है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व, n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, रो की वैल्यू रखते हैं mL/NE²τ × A। अब देखिए यहाँ पे किस पे निर्भर कर रहा है, जो हमारा प्रतिरोध है वो समानुपाती m और L के, और व्युत्क्रमानुपाती है NE²τ और A पे। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, हमारी घटेगी। अगर टाउ की वैल्यू घटेगी, इसको टाउ हम लोग बोलते हैं, क्रांतिकाल की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, और हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जो अगर हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा उसका प्रतिरोध है वो R0 है, किसी T डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रतिरोध RT है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रतिरोध R100 यानी A है, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा किसी चालक का प्रतिरोध है वो तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। या अगर मैं इसको इस तरीके से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि किसी भी टेम्परेचर T बढ़ाने पे जो उसका प्रतिरोध होगा जो शुरुआत का प्रतिरोध है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 + α/T के बराबर होगा। अब एक ही यहाँ पे क्या है, यहाँ जो हमारा अल्फा है वो क्या है, सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत छोटी चीज है, अल्फा हमारा चालक का प्रतिरोध का तापीय गुण है। चालक का प्रतिरोध तापीय गुण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये हमारे पास जो चालक होता है उसका धनात्मक होता है, जबकि जो अर्धचालक होता है उसका अल्फा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी अगर अर्धचालक की बात करूं तो उसका अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा, जबकि चालक में क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, और यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है वो भी बता दे रहा हूँ, आगे हमारा लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। बट इसके पहले मैं इस बात को एक बार और बता दे रहा हूँ। जो हमारे पास प्रतिरोध यानी R का जो फार्मूला है वो हमारा क्या होता है, इसको लिखते हैं ρL/A, या इसको ऐसे भी लिखते हैं R इक्वल टू होता है m/NE²τ L/A। यानी जो हमारा A है ना, रो को लिखते हैं m/NE²τ। अगर तापमान बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन जल्दी होगा तो क्या होगा, जल्दी कोलिजन होगा, इधर उधर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा क्या होगा, जो शांत काल है वो घटेगा। अगर ये घटेगा तो क्या होगा, R की वैल्यू बढ़ेगी। वही दिया गया है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या का व्यास 1/n गुना कर दिया जाता है।
पहले मानते हैं त्रिज्या या व्यास, पहले त्रिज्या लिखते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, पहले क्या था आर था और बाद में क्या हो गया आर बटा एन हो गया। तो बताइए अगर पहले मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या होगा ए फाइनल, नहीं बाद वाला जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दिस इज द ए बाई एन स्क्वायर, यानी शुरुआत का जो क्षेत्रफल उसका क्या होगा एन स्क्वायर बटा घट जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स क्या होगा एन स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नया प्रतिरोध क्या होगा, तो मान लेते हैं शुरुआत का प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर इक्वल टू होगा रो, उसका लेंथ क्या होगा लेंथ। अब देखिए खींच करना क्या किया गया है, उसकी त्रिज्या 1/n कर दी गई है, इसका मतलब उसका यल जो है लेंथ क्या होगा एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया होगा। अगर मैं बोलूँ शुरुआत का जो उसकी लंबाई है यल है, तो उसका जो बाद की लंबाई होगी वो एन स्क्वायर एल हो जाएगी। जो हमारा बाद का प्रतिरोध आएगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शुरुआत का प्रतिरोध आर आई लिख देता हूँ रो एल बाई ए, जो बाद का प्रतिरोध होगा क्या होगा रो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एन स्क्वायर एल अपान क्या एरिया क्या होगा ए बटा एन स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एन की पावर 4 रो एल बाई ए, यानी क्या होगा एन की पावर 4 शुरुआत का प्रतिरोध, यानी अब प्रतिरोध हमारा एन की पावर 4 गुना बढ़ जाएगी। आगे देखें अगला हमारा है कि विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता के बारे में समझते हैं। अब इसको मैं एक बार आपको जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको आपको समझा दूंगा। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। अब देखिए विद्युत चालकता को जी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, और ए बटा क्या होता है 1/r के बराबर होता है, ठीक है ना। अब अगर इसका जो मात्रक है, अगर इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा 1 क्या ओम होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ओम की पावर -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, इसकी क्या हो जाएगी एसआई मात्रक हो जाएगा। अगर मैं बीमा की बात करूं तो बीमा क्या होगा, जो आर की बीमा थी आर की बीमा का उल्टा हो जाएगा, इसकी बीमा तो इसकी बीमा ये आ जाएगी। हमने आर का बीमा निकाला भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आता है विद्युत प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को हम बोल रहे थे रो, याद करिए हमारा प्रतिरोध क्या था रो एल बाई ए। तो हमने देखा था जो हमारे पास चालक था उसमें अगर धारा ऐसे बह रही है, ये तो हमारा क्या हो गया इसका पृष्ठ, इसका लंबाई एल हो गई, तो रो हमारा क्या था इस चालक की विशिष्ट प्रतिरोध था, विशिष्ट प्रतिरोध इस चालक का था। अब देखिए यहाँ पे उसी के बारे में सब कुछ लिखा गया है जो हमने आपको बताया था। और जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण है। जब चालक में विद्युत धारा बहती है तो धारा घनत्व J चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए रो को, जो हमने रो लिखा है रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E/J। अगर मैं बात करूं, अगर इसमें हमने एक बैटरी लगाई है 20 वोल्ट की, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, और इसका यहाँ के लिए क्या होगा हमारा J भी होगा धारा घनत्व, तो E/J को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के अनुपात को क्या आता है हमारा विद्युत या विशिष्ट प्रतिरोधकता। हमारा क्या होता है विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। आगे बढ़े, अगला हमारा है इसी चीज को लिखा गया है और हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि R इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए होता है, तो हमारा जो रो आएगा वो क्या आ जाएगा R A बाई एल। उसी चीज को यहाँ पे दोबारा लिखा गया है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। आइए मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होगा इसका। मैं बात कर रहा हूँ एसआई मात्रक की, तो यहाँ पे प्रतिरोध का क्या होता है ओम, इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर एरिया का, यानी क्षेत्रफल का हमारा क्या होगा मीटर स्क्वायर, लंबाई क्या होगा मीटर, यानी क्या हो जाएगा ओम मीटर। इसका क्या हो गया, इसका आ गया मात्रक। अगर मैं बात करूं बीमा की, तो बीमा क्या होगी, इसकी जो बीमा होगी बोल सकते हैं डायरेक्ट क्या ओम की बीमा, यानी जो हमारा प्रतिरोध की बीमा और क्या लंबाई की बीमा। बहुत आसान है, तो बीमा मैं नहीं लिख रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का ताप पर निर्भर। अब ये समझिए कि हमने देखा था जो हमारा प्रतिरोध होता है वो होता है रो एल बाई ए। जो हमारा रो होता है इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध।
अब विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो होता है रो इक्वल टू होता है m अपान n ई स्क्वायर टाउ। टाउ हमारा क्या है, शांति काल है। अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी चालक में क्या होगा, टकराव होगा, ये बहुत कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं तो हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। ये है क्या, समझते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस कारण इस घटना को जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं तथा प्राप्त ऊष्मा को जूल ऊष्मा कहते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर B और dt टाइम समय में प्रवाहित आवेश dq हो तो कम समय dt में बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब निकालते हैं पहली चीज। देखिए यहाँ पे अगर बात करूं, हमारे पास बैटरी है ना, बैटरी क्या कर रहा है, dq आवेश dt टाइम में निकाल रहा है। इसका मतलब अगर इसका मैं बात करूं विभव V है तो देखिए धारा क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, dq बाई dt। तो जो हमारा अगर मैं बात करूं A कितना वर्क करेगा तो W कितना वर्क करेगा, कितना आवेश कर रहा है, dq आवेश ले जा रहा है, कितना विभव है V, इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा वर्क, यानी बैटरी हमारा इतना वर्क करेगी। अब देखिए अगर मैं बात करूं चालक में प्रवाहित धारा I कितनी होगी, तो I हमारा हमने निकाल लिया यहाँ पे, dq बाई dt के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा dq बाई dt है। तो अगर मैं बात करूं दोनों साइड dt का डिवीजन कर दूं, यानी दोनों साइड दोनों तरफ इधर भी और उधर भी क्या करूं, w बटा t कर दूं, तो यहाँ भी क्या होगा, dq बाई dt और b। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पावर। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा vi के बराबर हो जाएगा। पर देखिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो पावर आ गया vi। अगर मैं बात करूं कितनी ऊर्जा गई होगी, ठीक है, t समय में, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा t समय में जो ऊर्जा आएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, w बाई टी इक्वल टू क्या होगा हमारा, vi के बराबर आ रहा है। तो w क्या हो जाएगा, vit, यानी t समय में इतना हमारे पास। इसको अगर मैं बोलूं तो इसको ऊर्जा u के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या w के फॉर्म में। इतना हमारा क्या होगा, ऊर्जा जो है प्रतिरोध में उष्मा के फॉर्म में, उष्मा के तरह जो है उत्पन्न होगा। जैसे कि मैं बात करूं हमारे पास एक प्रतिरोध R है, इसके बीच का विभव है V है, इसमें धारा I है, तो मैं मुझसे पूछा t समय में प्रतिरोध में कितना उष्मा का क्या होगा, यानी हमारा कितना उष्मा इसमें, इससे कितनी उष्मा निकलेगी, तो क्या होगी, E इक्वल टू लिखेंगे VI और T, इस तरीके से इसको लिख देंगे VIT। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी को कई तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने क्या किया, अगर आप चाहो इसको W से लिखो चाहे E से लिखो, हमारा क्या आया था, VIT आया था, ठीक है ना। अब देखिए VIT, ये हमारा प्रतिरोध R है, इनके बीच के विभव क्या है, V है, इसमें धारा क्या है, I है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल लिख सकते हैं V बाई R, या मैं V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। तो यहाँ रखिए ना, तो E की जगह क्या हो जाएगा, V जगह IR रखिए, I और R इंटू IT, तो क्या हो गया हमारा, I स्क्वायर RT हो गया। इसको अलग अलग रूप से लिखा जा सकता है ओम का नियम के हिसाब से। चलिए वही सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है, VIT, या इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाई R इंटू टी। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ I है वहाँ क्या लिख सकते हो आप, V बाई R लिख सकते हो, आप रख दो, आ जाएगा। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी जे हमारा क्या है, यांत्रिक तुल्यता है, इसका उपयोग, इसका मान 4.2 × 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी होता है। हमें पता है कि अगर मैं कैलोरी में बदलूँ इसको किलो कैलोरी में, तो यहाँ पे हमें जे का डिवीजन करना पड़ेगा W में, तो हमारी जो उसमें आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कैलोरी में आ जाएगी, किलो कैलोरी में करना होगा, इस तरह से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, उपयोग जो व्यंजन है हमारे पास से स्पष्ट है कि चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न जूल जो हमारे पास ऊर्जा है उसको हम लोग चाहे तो Q से भी लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे इतना ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है, वो I स्क्वायर के समानुपाती है और प्रतिरोध के भी समानुपाती है और T के भी समानुपाती है। हमने ये चीज देखा था, क्योंकि Q इक्वल टू क्या है हमारा, I स्क्वायर RT, ये हमने तो पहले भी देख चुके हैं। चलिए यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो देखिए पावर हमने देख लिया था। पावर क्या होता है हमारा, पावर होता है W अपान टाइम। W क्या आया था हमारा, W हमारा आया था VIT आया था अपान T, तो क्या होगा, VI आ जाएगा, ये हमारा पावर होगा।